behave proactively. We need to behave proactively all the time, 24/7, 365 days in a year. और इसका क्या मतलब है? एक तो ये मतलब है कि वो फोरकास्ट कर सकता है, फोरसी कर सकता है बंदा या बंदी, एंटिसिपेटरी प्लान जितने सारे आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। तो जो प्लान करते हैं वो प्रोएक्टिवनेस है। नया काम करने को बोल सकते हैं प्रोएक्टिवनेस। कोई न्यू इनिशिएटिव इज आल्सो प्रोएक्टिवनेस। ठीक है, जरूरत तो चैलेंजेस ले, रोजाना लो नया चैलेंज। तो लाइफ, बिकॉज लाइफ इज डिफाइंड एज इज ए चेन ऑफ चैलेंजेस. You resolve one challenge and there should be another challenge in front of you. You resolve that challenge and then should be another challenge for you. यही लाइफ है। और जो अगेन वही जो मैं कह रहा हूँ, जो पीपल who don't take challenges और जो those who encounter challenges live in graveyards, कब्रस्तानों में ऐसे लोग रहते हैं। लिविंग डेड बॉडीज जिसको कहा जाता है, वो मुर्दे हैं, बस जैसी ज़िंदगी मिल रही है। कभी कराची वाला है तो कराची से, मोहल्ले से बाहर नहीं देखा उसने, घर में है तो घर से बाहर की ज़िंदगी पता नहीं है क्या हो रही है। जो गांव वाला है वो गांव में रह रहा है, उसको पता नहीं है कि लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में रहता है तो मुल्क में रहता है तो मुल्क से बाहर का पता नहीं है क्या हो रहा है। नहीं जी, हम तो अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, आप दूसरे के लिए क्या काम कर रहे हैं? चैलेंजेस 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 लेते रहें। रोज़ाना सुबह एक नया चैलेंज लें, जब मज़ा है ज़िंदगी में। रोज़ाना छोटा सा कोई इनिशिएटिव तो होना चाहिए रोज़ाना। और नोट करें कि आज मैं छोटा सा नया इनिशिएटिव क्या लिया है, रोज़ाना नोट करें उसको। स्टीफन कोवी कौन था? कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, कॉर्पोरेट्स का, वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स का, या फॉर्चून 500। अब तो खैर इसकी डेथ हो गई, लेकिन ये कि इसकी बहुत ही मशहूर बुक जो है ऑथर, जो जिससे मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ था, 7 हैबिट्स इसकी बेस्ट सेलिंग है बुक। और जो 7 हैबिट्स में इसने वो यही सारे 9 माइंडसेट जो हम लिख रहे हैं उनमें से काफ़ी कि वही बातें की। लेकिन ज़ाहिर है कि वो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा, हम ईस्ट अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा लिखी हुई है। तो वो ये कहता है कि 10% ऑफ लाइफ इज़ मेड अप ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू। 10% तो ये है कि वो किस्मत से, आप जिसको किस्मत कह सकते हैं कि ये तो किस्मत थी, मैं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, अगर प्रिवेंशन सारी कर ली फिर भी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन 90% ऑफ लाइफ इज़ डिसाइडेड बाय हाउ यू रिएक्ट। आप जो फैसले करते हैं ना, वो 90% उस पर आपकी ज़िंदगी बनती है। अचानक गुस्से में आके रिज़ाइन दे देते हैं लोग, और फिर दूसरे दिन शर्मिंदा आते हैं, सर वापस ले लें रिज़ाइन। नहीं, आप कैसे रिज़ाइन वापस होगा, आपने तो दे दिया था। तो 90% ऑफ यू आर मेड ऑफ व्हाट यू डिसाइड। अब वो डिसीजन जो है बहुत क्रिटिकल है, और लाइफ के डिसीजन बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा मैच्योरिटी के साथ विद ऑल द 9 माइंडसेट इन कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि ये इतना मैच्योरिटी है नहीं लोगों में। तो वही जैसे सुसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, खुदकशी कर लिया, अब बयान ये आ रहा है कि जी मेरे बच्चे भूखे थे। अरे भाई, अब कौन खिलाएगा उनको? डाइवोर्स, रिएक्शन में आके डाइवोर्स दे दी। तो ये वो रिएक्टिव लोग होते हैं सारे। तो हमारी ज़िंदगी रिएक्शन पे नहीं चलनी चाहिए ना, प्रोएक्टिवनेस पे चलनी चाहिए। हमें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। एंटिसिपेशन, ठीक है, 10% चांसेस तो फिर होते हैं, लेकिन 90% चांसेस में नहीं होना चाहिए। नहीं, नेगेटिविटी रिएक्टिविटी नहीं है। देखो, गुस्सा रिएक्टिविटी नहीं है इफ़ इट इज़ वेरी कैलकुलेटेड। और मैं कहता हूं कि वो गुस्सा जिससे आपको और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये गुस्सा बेकार है। हाँ, अगर गुस्सा आपका स्ट्रेटेजिक है जिससे सबको फायदा हो तो वो करें, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो पॉजिटिव हो, वो प्रोएक्टिव गुस्सा है। लेकिन हम तो रिएक्टिव गुस्सों की बात कर रहे हैं, रिएक्टिव रिएक्शंस की, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। वो जी वो फलानी न्यूज़ आई थी, मैंने आगे बढ़ा दी। क्या है, तुमने वेरीफाई की वो न्यूज़? ये रिएक्टिव है। पूरी कॉम रिएक्टिव फिनोमिना में फंसी हुई है। व्हाट्सएप वो फॉरवर्ड ग्रुप ब्रिगेड बना हुआ है, वो ब्रिगेड जो है काम कर रहा है, उससे क्राइसिस और नेगेटिविटी फैल रही। कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? नेगेटिविटी क्रिएशन करना। तो रिएक्टिविटी नहीं करो, खुदा के वास्ते बहुत सोचें समझे और प्रोएक्टिवली। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का एहसास। तो ये कुरानी आयत है। हम लोग ऐसे ही वो फतवे जारी करते रहते हैं कि नहीं जी ये वो मुसलमान है तो वो तो जाएगा ही जन्नत में।
और वो तो बड़ा अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेगा। नहीं, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान तो वो सुबह किसने वल असर पढ़ी थी, इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर ईमान लाओगे व तवासौ बिल हक़ के, हक़ पे रहोगे, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र करते रहोगे। यानी इसके बाद भी यानी आप बहुत अच्छे मोमिन बन जाएं तो ये मादी खुशहाली की कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट के पास कौन से महल थे और कौन से इतने ज़्यादा जिनका इन्फ्लुएंस रहा, पूरा बादशाह, यानी रूहानी तौर पे बादशाह थे वो, लेकिन मादी तौर पे तो बादशाह नहीं थे ना। वैसे महलात के लिहाज से जो हमारी बादशाहत का कॉन्सेप्ट है, नहीं थे। सब्र उस पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे जज़ा मिले, अभी के लिए नहीं कर रहे। ये न्यू मैं कह रहा कि आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो आपके पास महल बन जाएगा, आप टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे तो आपके पास जी मर्सिडीज रोल्स रॉयस आ जाएगी। नो, व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो है दूसरों की ज़िंदगियों में डिफरेंसेस क्रिएट कर पाएंगे, आप उनको डैमेज नहीं करेंगे इफ़ यू आर वफादार टू योर सेल्फ। तो खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो एक तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता है, एक ये कंसर्न भी होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये भी एक पर्सनैलिटी पार्ट होता है। एक तो यानी हमारी ये सोसाइटी में तो जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में रहना बेकार है, बुरे हालात हैं, बिजली, स्टूडेंट बोल रहा है कि बिजली नहीं थी इसलिए पढ़ा नहीं, वो कंसर्न है उसका बिजली ना होना, गर्मी बहुत लग रही है कंसर्न है जी, हैंड्स में तो एयर कंडीशन नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब आपके ऊपर है, आपकी साइकी के ऊपर कि आप अपने कंसर्न कितने बढ़ा लें जी। रिक्शा में जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी में, जितने बढ़ा लें। वो जो एक गाड़ी में जाना है या 2 गाड़ी में जाना है, वो कंसर्न बढ़ा लें। जितने आप अपने कंसर्न बढ़ाएंगे उतना आप प्रोडक्टिव यानी इन्फ्लुएंस कम कर सकेंगे, लोग कम होगा, आपका प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कम होगा। प्रोडक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी की है, आपकी परफॉर्मेंस की है, आपकी डिलीवरी की है। आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना चाहते हैं, लेकिन आपने कंसर्न बढ़ा लिया तो क्या पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप तो घर को नहीं संभाल, बच्चे 2 बच्चों की बातें जो कर रहा था, घर के 2 बच्चों को नहीं संभाल पा रहे क्योंकि आपके कंसर्न इतने ज़्यादा हैं। और हाँ, बिल्कुल सेल्फ एक्सक्यूज, बिल्कुल नो, और लेम एक्सक्यूज बोलना चाहिए इसको, लेम एक्सक्यूज। तो लेकिन अगर आप उसको प्रोएक्टिव रह के आप उसको कम करेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न को, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है कि 3 सीट पे एक आदमी 3 सीट पे बैठ जाए, तो दिस इज नो कंसर्न। तो काम होना चाहिए, काम हो गया, चाहे दादू जाए इन लड़का ना जाए। 25-25 साल 60 साल की उम्र तक वो कंसर्न की वजह से इंटीएसन नहीं देखा, कंसर्न की वजह से। ओके, कराची वालों की हालत बता लो, ज़्यादातर की हालत नहीं थी, वो वहाँ तो डाकू रहते हैं, वहाँ तो वडेरे हैं यार, वो पता नहीं क्या है यार, वो तो हथियार पर पता नहीं मारते रहेंगे या मारते क्या। और हमने उसको ख़त्म कर दिया शुरू में या ऑयल में ही ख़त्म हो गया, तो कंसर्न ख़त्म हो गया तो इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। अब माशाल्लाह देखो, अगर वो ये कंसर्न हर चीज़ के मुतालिक हो सकता, खौफ से लेके, तो खौफ ख़त्म होने चाहिए और कंसर्न ख़त्म होने चाहिए। आपको आपका गोल क्लियर है, जैसे आप लोग कह रहे हो, तो आपको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए कि बस गोल अचीव करना है, ये मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। अब आइए उस पर, ये क्या है? हाँ, नेगेटिविटी क्या है? ये गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। देखो पहला वाला जो है ना, वो एक्शन आया, स्टिमुलस इज एक्शन, उसके खिलाफ रिएक्शन हो गया तो क्रैश हो गया। आप मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली क्रैश हो जाते हैं अगर आप गुस्से को फौरन रिएक्ट करते हैं तो। कोई नहीं कह रहा कि गुस्से को रिएक्ट ना करें, लेकिन आप पॉज दे के रिएक्ट करें। चूज योर एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, पॉज दें। गुस्सा आ रहा है, रेजिग्नेशन देने का तो 10 दिन सोचें उसको। अब बुरे अल्फाज निकल जाते हैं मुझसे गुस्से में, ये कैसे इंसान है? वो इंसान देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई नहीं उन लोगों में जो गालियां दे रहे हैं गुस्से में। ह्यूमन डेवलपमेंट हुई नहीं जिसके गुस्से का मकसद दूसरे की ह्यूमिलिएशन करना है, इज्जत गिराना है उसको। ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, आप उस इंसान के उस इर्तिका पे पहुंचे ही नहीं, मेच्योरिटी लेवल पे। आपको पता ही नहीं कि यार इंसान को अगर डांटना भी हो तो कैसे डांटा जाता है।
गलत रिएक्शन से, गलत एंगरनेस से जो बात कर रहे हैं ना नौ, कि आपने बगैर पॉज के, ठीक है चाय गिर गई, चाय गिरना कोई इतना बड़ा अमल है क्या यार? बच्चे के आप शर्ट चेंज कर लेते भाई, तीसरी बात होती है, वो भी बच्ची भी स्कूल चली जाती है, आपकी भी प्रेजेंटेशन में, अब वो बीवी, हाँ बीवी का मसला भी हल हो जाता है। बस वो जब रिएक्शन जब होता है तो वो तो ये सीख जाएं कि वी हैव टू टेक पॉज व्हेन वी आर इन एन एंगर बिफोर टेकिंग एनी रिएक्शन रिस्पॉन्स। पॉज करना सीख लें, इसको पॉज करना और अपने आप को मैसेज दें कि ऑल इज़ वेल। वही डीप ब्रेथ लें, ऑल इज़ वेल, और कहें कि कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ ओके, वो ऑल इज़ वेल डीप, और अपने आप को मैसेज दें। मैसेज देने से बड़े फ़ायदा होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं कि मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इंटरनली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रेथ, हंसे, ऑल इज़ वेल, तो ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में, आपको गुस्सा वुस्सा ख़त्म हो जाएगा और सही सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये दो बड़ा क्लियर एग्जांपल है जो हम बात कर रहे थे ना, एक रिएक्टिव आदमी की और एक प्रोएक्टिव आदमी की। मजदूर हैं दोनों, काम भी एक ही कर रहे हैं। प्रोएक्टिव मैन जो है, अब प्रोएक्टिव मैन वो प्रोएक्टिव भी इसलिए होता है कि उसका कुछ विजन होता है, उसका कोई तसव्वुर होता है उसके उस काम के साथ ही, उस तसव्वुर के साथ वो काम कर रहा होता है। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा होता, सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा होता। और रिएक्टिव मैन समझता है कि उसकी जो मजदूरी है वो भी उसके ऊपर जुल्म है, वो गालियाँ दे रहा है अपने आप को, बदकिस्मत बोल रहा है, तकदीर को कोस रहा है। ये हम सब करते रहते हैं, जो या हमारी तो तकदीर ऐसी है, किस्मत है, वो सब रिएक्टिव लोग हैं। हम तो मर गए इस मुल्क में, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है, यहाँ तो एयर कंडीशन नहीं है, यहाँ तो अजीब मसाइल हैं, या ये किस तरह काम करते हैं, ये खुद हैं ऐसे तो दूसरों को भी ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये रिएक्टिव लोग हैं सारे, वो सब हर जगह होते हैं, इस इदारे में भी हैं ज़ाहिर है। तो फिर उसको मजदूरी भी कम मिल रही है, देखें उससे काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बढ़ा लिया ना मजदूर ने। वो जो हम बात कर रहे थे पहले सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की, आपने अपने सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बढ़ा लिया कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो इतना कम हो गया, प्रोडक्टिविटी पत्थर जो है वो कम टूटे, तो क्या हुआ रिजल्ट? आपको मजदूरी नहीं मिली रिएक्टिव मैन को। और वही अपने सर्कल ऑफ कंसर्न कम करेंगे तो आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप कंडीशंस पे नहीं चेंज ला सकते तो फिर तो आपको उस कंडीशन की स्लेवरी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। इफ़ यू कांट चेंज योर इन्वायरमेंट, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। या तो बाहर इन्वायरमेंट चेंज करते। मैं 17 ग्रेड में मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नमेंट की जॉब थी, तो वो तो कैसा इन्वायरमेंट, काम ही नहीं करने दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा, सोचा कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूं जहाँ मैं काम कर सकूं। तो फिर मैंने एंड ज्वाइन कर ली, पब्लिक सर्विस कमीशन छोड़ के, 17 ग्रेड की पब्लिक सेक्टर की जॉब छोड़ के, हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर अगर आप ये गवर्नमेंट मुझे काम नहीं करने देती तो मैं क्यों ना एनजीओ की मैं बनाऊँ, एनजीओ के साथ एनजीओ वाला काम करके कुछ करके दिखाऊँ अपनी लाइफ। तो आई लेफ्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू चेंज द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई डिसाइडेड टू मेक माई ओन इन्वायरमेंट। या तो कंडीशंस को चेंज करें या खुद चेंज हो जाए, या कंडीशन के गुलाम हो। ज़्यादा सरकारी मुलाजिम मिलते हैं ना, आपको क्या बोलते हैं, या हम क्या है मजबूर हैं, ऊपर वाला मांगता है हमें भी लेना पड़ता है। अरे भाई ऊपर वाला मांगता है तुम्हें भी लेना पड़ा, अच्छा जी, इस तरह तो नहीं होगा। सब्र तो करना पड़ेगा, इल्ला लज़ीना आमनू, ईमान लाना पड़ेगा, व तवासौ बिल हक़, के सच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा, और व तवासौ बिस्सब्र, सब्र करना पड़ेगा। दोगलापन हो, ये जो वफादारी नहीं है ना अपने आप से, तो फिर तो कुछ भी नहीं। अगर आप अपने साथ के सब वफादार नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है। और जब ये लाइफ में ये वाली जो प्रेशर्स हैं ये आते हैं, या बीवी पैसा बहुत मांगती है, तनख्वाह है नहीं, अब क्या करूं, पता चल गया आप क्या हैं, या ट्यूशन फीस बच्चों की बढ़ गई है, मैंने बीकन हाउस में डाल दिया है बच्चों को, तनख्वाह है नहीं इतनी, हम क्या करें, इसका कमाई गुजारा तो करना है, बच्चों को बीकन हाउस में भी पढ़ाना है, अब क्या करें। आपको किसने बोला था बीकन हाउस में बच्चों को पढ़ाएं? क्या वहीं पढ़ते हैं बच्चे क्या? और ये सारे हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं ना। तो इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि फीड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। तो थिंक बिफोर डिसीजन मेकिंग, थिंक थाउजेंड्स टाइम बिफोर टेकिंग टाइम डिसीजन। वो कायदे का मशहूर कॉल है कि थिंक 1000 बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। हाँ, जब उससे पहले जितनी प्लानिंग करना चाहें
उसकी पे ज़्यादा टाइम लगाएं। दुनिया में रूल है कि आप प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन पे कम। तो कहते हैं कि अगर एक कोरियन आया हुआ था यहाँ पे कंसल्टेंट, उससे मेरी बात, इस बुक में भी यही लिखा है कि अगर आपको 4 घंटे का काम करना हो तो आपको 12 घंटे उस पर प्लानिंग पे खर्च करने चाहिए, वरना वो 4 घंटे का काम 24 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लानिंग, इसलिए हम इतनी प्लानिंग करते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी हमारे काम में इतने, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग कर लो 50% जाके प्लान एज पर प्लान एग्जीक्यूट होती है, 50%। लेकिन अगर ना प्लानिंग करेंगे तो फिर तो क्योस होगा, तो बिल्कुल क्योस हो जाएगा। तो प्लानिंग, प्रिपरेशन, एंटिसिपेशन, ये सारे हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर आपको रिस्क फैक्टर कम होते हैं, फिर आपको कामयाबी ज़्यादा मिलती है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होते, आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो थिंक 1000 टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कीप गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। अब ये प्रोएक्टिव लोगों की कहानी है, तो उनके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते हैं। वो सिंपल बात है, रिएक्टिव लोग जो एंगरनेस या क्योस या एडहॉकिज्म पे रहते हैं तो उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती है। जो प्रोएक्टिव लोग हैं उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। तो वो रिएक्टिव लोग उससे भी जेलस होते हैं कि इसकी रिलेशनशिप कैसे अच्छी है, उसकी प्रमोशन कैसी हो रही है, उसका काम कैसे हो रहा है, दूसरे तो मेरा काम क्यों नहीं होता। तो भाई आप रिएक्टिव हैं इसलिए नहीं होता ना आपका काम। तो क्योंकि सोशलाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पब्लिक रिलेशन जो है बड़ा हमारे कल्चर में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाहर भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमारे कल्चर और ज़्यादा। हमारे यहाँ लोग पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका अच्छा काम है और पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो और फिर प्रोएक्टिविटी में ये भी ट्राई टू कंप्रीहेंड द सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? सिचुएशन के मुताबिक समझना। अब इसके अगेंस्ट देखिए कि जो रिएक्टिव होता है वो कहता है कि डोंट, अब ये प्रोएक्टिव जो अपनी डायरेक्शन बना के बैठा हुआ, रिएक्टिव बोलता है कि पास कोई डोंट हैव नो सेट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं, उसको पता ही नहीं है उसको कहाँ जाना है। उसमें हम बात करेंगे और भी विजन के ऊपर जब हम बात करेंगे कि क्या क्योस में क्या होता है जब डायरेक्शन ही सेट नहीं होती। आपको जाना सखर, उतरना सखर था लेकिन आपको पता ही नहीं कि सखर जंक्शन पे, रोडी जंक्शन पे आपको उतरना है, और पहुंच गए आप जनाब लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए। तो जब डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर तो यही क्योस तो होगा ना, फिर आपको पेन्स होते हैं। वो सिमिलरली मेक देयर ओन डिसीजन, वो वहाँ पे होता है वेट फॉर द अदर डिसीजन। वही अम्मा अब्बा करेंगे फैसले, मैं तो नहीं कर सकता, या बॉस करेगा मेरे डिसीजन सारे, अगर ऑफिस की बात हो रही है ऑफिशियल तो, या बड़े करेंगे जी, हमारे बड़े करते हैं सारे फैसले, हम तो उसके बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे अकाउंटेबल वो अपने आप को सब बनाता है, रेस्पॉन्सिबल बनाता है, वहाँ पे अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। रिएक्टिव मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। फिर ये जो है थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग डिसीजन में बात कर रहा है, वो कहता है कि एक्ट विदाउट थिंकिंग। वो काम कर देता है पहले और फिर सोचता है कि अरे यार मरवा दिया, डाइवोर्स दे दी, मर गए, सुसाइड कर ली, ये वाली बात है। एक्ट विदाउट इवन सिंगल मिनट्स ऑफ थिंकिंग। फिर ब्लेम अदर्स। अब जब काम नहीं हुआ तो अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। वह आसान तरीका है, या उसने नहीं किया था मेरा इसलिए तो मैं लेट हो गया। ये तो रोज़ हमारी की कहानी है। ये वो नहीं कर रहा, उसने बिल नहीं लाया, उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया और तुमने क्या किया था ये नहीं बताएंगे। ब्लेम अदर्स। सिमिलरली इंसिस्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिजायर्स। अब ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि बताओ मुझे कि हुआ क्या है, और वो डिसीजन ले रहा है, कमेंट कर रहा है सिर्फ अपनी अन्ना को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं जी, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की है। तो ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की कहानी है। प्रोएक्टिव जैसे हमने बात की वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो एक्टिव जो है ना नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है ही नेगेटिविटी उसमें, और उस दायरे को उसको ओवरकम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैदा ही नेगेटिव होता है, उसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई या नेगेटिविटी में, या ये कि उसने खुद ने लर्न की नेगेटिविटी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अपब्रिंगिंग का ज़्यादा मामला है। अब देखें बच्चों की, अब ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट आ गया जो एजुकेशन वाले हैं उनके लिए। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का ये मतलब है कि 8 साल की उम्र में ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है बच्चे की। और ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि बच्चा जो है जो देखता और सुनता है या फील करता है अपने सेंसेस से अपने घर में, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है।
ये साइंटिफिक फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट है। तो इसीलिए हम बहुत आजकल जो गौर किया जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है ECD जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पर इसीलिए कहा जा रहा है, मैंने भी आपको कहा कि जी कोई ट्रॉमा ना दें बच्चे को, कोई मारे नहीं, कोई वायलेंट नहीं होने चाहिए घर में, लोग गालम गलोच नहीं होने चाहिए घरों में। अगर होगी तो वो पर्सनैलिटी बन गई उसकी। अब बहुत उसको मुश्किल होती है, जैसे हम सब बोल रहे हैं कि हम वफ़ादार नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उसको रीलर्न करने में और अनलर्न करने में। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि ब्रेन का कितना इफ़ेक्ट होता है, और वो इतना ब्रेन क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाई है। ये कोई 4 to 5 डेज़ की जब ट्रेनिंग होती है तो हम आग जलाते हैं, हॉट कोल्स जो जिसको कहते हैं, गरम आग होती है, जब रेड हो जाते हैं कोल तो सबसे पहले मैं चलता हूँ उसके ऊपर, ये सोच के कि ये ठंडी घास है। ये हमें अपने आप को मैसेज देते हैं, ये ठंडी घास है, आग नहीं है। आग का सोचना ही नहीं है, ये ठंडी घास है। और ठंडी घास का मैसेज देते रहे, फिर चलने लग जाए, कुछ नहीं होता आपको, आग असर नहीं करती। आपकी बॉडी जो है, आपकी ब्रेन जो है, आपका मास्टर माइंड होता है, वो कंट्रोल कर रही होती, कुछ नहीं होता। मैं 35 दफ़ा इस तरह आग पे चला हूँ, यकीन नहीं करते लोग। हमारी वीडियो भी है, फैसल को मौका मिलेगा तो दिखाएगा वहाँ पे। तो ये ब्रेन ऐसी चीज़ है, तो जितना आप पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि उसका इन्फ्लुएंस जो है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो बहुत बढ़ जाता है। फिर आप वो ऐसे ऐसे मेरिकल कर रहे होते हैं, मौज़ात दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की मदद के साथ कि वो। तो अब नेगेटिविटी इतनी कम करनी है कि हमें पॉजिटिव वर्ड उसको ऑल्टरनेट टास्क करने की। अगर ये वर्ड हो, अगर हमें लगे कि हमें बोलना है कि आई एम टायर्ड, तो बोलते हैं कि नहीं जी, अब आप बोलें कि आई वांट टू टेक रेस्ट, ये बोलें बजाय कि बोलने के नेगेटिव वर्ड कोई कि आई एम टायर्ड। सिमिलरली आवर कंट्री इज फेस विद द प्रॉब्लम, ये बोलने के बजाय आप बोलें कि इन आवर कंट्री देयर इज कंटिन्यूस स्ट्रगल। पॉजिटिव बोलें ना, क्यों आपको नेगेटिविटी तारी करें। तो नेगेटिविटी को कम से कम करें। सिमिलरली यू कांट डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, या तो इफ़ यू ट्राई यू कैन डू समथिंग, इस तरह की पॉजिटिविटी लाएं। माई फ्यूचर इज़ डार्क, इफ़ आई ट्राई माई फ्यूचर कैन बी ब्राइट, इस तरह की पॉजिटिविटी लाएं। और ये तो किसी कोई ना बोले खुद कि तुम गधे हो, तुम्हें कोई काम नहीं आता, या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता या लिखना नहीं आता। ये तो बिल्कुल ह्यूमिलिएशन में आएगा, और ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये तो बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। तो ये है आखिर में मैसेज इस प्रोएक्टिव फेस का कि वी विल नॉट डिज़ाइन आवर लाइफ, समवन एल्स विल डू इट। हाउ, किस तरह? अगर आप ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बाल भी उनकी मर्ज़ी से बनाने पड़ेंगे, वैसे ही बाल बनाने। अगर आप कल्चर समझते हैं वो वाला अच्छा है, जो वहाँ से आया है वो दिख रहा है, जो टीवी सीरीज़ में या ड्रामे में, तो वही कल्चर आप बनाने की कोशिश करेंगे। आप फैशन भी वही लेंगे, आप ज़ुबान भी वही बोलना शुरू कर देंगे, आप समझेंगे वो वही जो वो समझा रहे चाह रहे हैं, तो वो फिर वो कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल है उनके साथ, और वो तबाही बर्बादी है, तो वो कंट्रोल करते हैं। वी आर जस्ट स्लेव, बड़ी बड़ी फोर्सेस को। तो ये इंडिविजुअल पे भी वो अप्लाई होता है, फिर इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होता है, तो वो मुल्क बन जाता है जी। मैडनेस या पागलपन जो है ना, अब जो डेफिनेशन है वो ये है साइकोलॉजी की, कि इफ़ यू आर रिपीटिंग सेम एक्शन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, यू आर मैड, यू आर मैड। कि आप वही काम करे जा रहे हैं। वो मसलन इसकी एग्जांपल जो है कि आप बॉल मारें सामने दीवार पे, और दीवार एक पे आके वापस रिफ्लेक्ट हो, एक दफ़ा बॉल लग गई फेस पे, तो आप अपना एंगल चेंज करें ना। तो ज़िंदगी का भी यही है, अगर आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही तो एंगल स्ट्रेटेजी चेंज करें, कुछ सोचें उसका, कि हम रिपीट नहीं करें सेम गलतियों को बार बार। वो कोई भी गलती करना है एक दफ़ा तो सही है, दूसरी दफ़ा करना वो गुनाह समझ में आ जाती है, फिर वो तो गलती नहीं रहती फिर वो। तो एक ही एक्शन को बार बार रिपीट ना करें, इफ़ इट इज़ गोइंग इनटू फेलियर्स, चेंज योर स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी बात है। और एंगल चेंज करें। और ये बड़े क्रिकेट में बड़ी अच्छी एग्जांपल है। लोग अक्सर बैट्समैन को देखा होगा कि वो जब आउट होते हैं तो वो दोबारा उसको रिप्ले करके देखते हैं, ख़ुद ही देखते भी हैं और प्ले करके भी देखते हैं कि मैं अगर इस एंगल से बैट मारता तो शायद बैट कैच नहीं जाता स्लिप पे या ऑफ ऑन पे या मिड ऑन पे, तो ये डिफरेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके देखें अपने, कि इस स्ट्रेटजी से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को।